लगा दे रहा Respected all teachers, respected all teachers and my colleagues, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान, पीजी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना। आज पीपीटी प्रेजेंटेशन मेरे साइनॉप्सिस के ऊपर है, जिसका उन्वान है यूनानी अप्रोच इन मिस्टीरियस एंड अनफोल्डिंग चमकी बुखार, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम ऑब्लिक एईएस। इस टॉपिक को चुनने में और आज जो ये प्रेजेंटेशन तैयार हुआ है, इसमें मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम साहब का बहुत रोल है। हमारे गाइड है इकबाल अहमद वासी साहब, पर अभी आए नहीं हैं सर। साइनॉप्सिस प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स हैं: इंट्रोडक्शन अबाउट चमकी बुखार, ब्रीफ हिस्ट्री, नीड ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, मटेरियल्स एंड द मेथड्स, सोर्स ऑफ डेटा, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टडी डिजाइन, ड्यूरेशन ऑफ प्रोटोकॉल, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड रेफरेंस। मैं नीड ऑफ स्टडी से पहले इंट्रोडक्शन अबाउट चमकी बुखार, ब्रीफ हिस्ट्री इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये मेरे उस्ताद मोहतरम की ख्वाहिश थी कि आप जब इसको प्रेजेंट करें तो उससे पहले इस बीमारी को अच्छे से पढ़ लें, और जहाँ प्रेजेंट करें वहाँ जो भी लोग हैं उनको आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा, हम थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री करने के बाद ही नीड ऑफ स्टडी पे आएंगे। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एईएस, चमकी बुखार। ये नाम से ही जाहिर है, एईएस जो है वो 3 लफ्जों से मिलकर बना है: एक्यूट, इंसेफेलाइटिस और सिंड्रोम। एक्यूट बोलते हैं सीवियर को, इंसेफेलाइटिस मींस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू और मेनिंजेस, सिंड्रोम बोलते हैं जब एक सिस्टम से ज्यादा दूसरे या तीसरे सिस्टम को जब ये बीमारी इन्वॉल्व कर लेती है तब इसे सिंड्रोम कहते हैं। इन तीनों को मिला के ये एईएस। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जो कि आमतौर से टीनेजर्स में देखने को मिलता है। टीनेजर्स WHO अकॉर्डिंग 1 से 19 साल के बच्चों को बोलते हैं। ये डॉक्टर के लिए एक चैलेंज है कि इस बीमारी को जल्द से जल्द डायग्नोज किया जाए और जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू किया जाए, ताकि इस बीमारी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकें। इस बीमारी में डेथ रेट है तकरीबन 25 से 30%, मतलब 100 बच्चों को अगर ये बीमारी होती है तो उसमें से 25 से 30 बच्चों की डेथ हो जाती है, और जो 75 बच जाते हैं उनको जिंदगी भर कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह जाते हैं, जैसे सीजर का आना, स्पीकिंग ट्रबल्स, मेमोरी लॉस, हियरिंग लॉस और लोकोमोटरी इम्पेयरमेंट। तो हम जल्द से जल्द डायग्नोज करें ताकि इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकें। WHO को अकॉर्डिंग एईएस जो है 2008 में ये टर्म दिया गया WHO के द्वारा। उससे पहले एईएस टर्म नहीं था दुनिया में, क्योंकि जब 1 से ज्यादा सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो गया तब WHO ने इसका नाम एईएस डाला। उससे पहले इसे एईएस नहीं, इंसेफेलाइटिस कहा जाता था। उनके अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन है कि एईएस इज एन एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर एंड एसोसिएटेड क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन सच एज मेंटल कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, डिलीरियम, कन्वल्जन और कोमा। चमकी बुखार जो है किसे कहते हैं? चमकी बुखार ऐसा बुखार है जिसमें बुखार के साथ साथ चमकी आते हैं। यूं तो बहुत सारे ऐसी बीमारी है जिसमें चमकी आता है, जैसे फेब्राइल सीजर, एपिलेप्सी, हाइपोनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन, माइग्रेन, इक्लेम्सिया और मेनिंजाइटिस। इन सब में भी चमकी आते हैं और बुखार भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो मतलब बताने का मकसद है कि एईएस को आप समझें। उसके लिए आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको रेबीज से
रीच सिंड्रोम से, फेब्राइन कन्वल्सन से, मेनिंजाइटिस से, मेनिंजाइटिस में वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस से इसको अलग करने की जरूरत है। इन सब में एक नया टर्म आता है रीच सिंड्रोम। व्हाट इज रीच सिंड्रोम? रीच सिंड्रोम से होता है जब इंसेफेलाइटिस के अलावा हेपेटोबिलियरी सिस्टम का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी ऐड हो जाता है, तब उसको रीच सिंड्रोम कहते हैं। ये बीमारी दुनिया में सबसे पहले 1800 ईस्वी में जापान में देखने को मिला। जापान में फर्स्ट एपिडेमिक 1924 में हुआ दिमागी बुखार से, जिसमें 6125 लोग ग्रसित थे और उस वक्त जो मौत का आंकड़ा था वो 3797 था। इससे पता लगा सकते हैं ये कितनी खतरनाक बीमारी है। हिंदुस्तान में इसका फर्स्ट आउटब्रेक 1973 में हुआ, जबकि बिहार में सबसे पहला आउटब्रेक जो है वो 1995 में हुआ। इसके जो अब तक पॉसिबल कॉजेटिव एजेंट्स हो सकते हैं उसको हम इस स्लाइड में बताने की कोशिश कर रहे हैं। वायरस है कुछ, जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस, रेबीज वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, पोलियो, डेंगू और मीजल्स वायरस। ये सब वायरस हैं जो एईएस काउज करते हैं। हिंदुस्तान में जो मोस्ट कॉमन काउज है वायरल इंसेफेलाइटिस का, वो है जापानीज इंसेफेलाइटिस। उसके बाद एंटेरोवायरस, इस पे स्टडी एम्स पटना में हो चुका है। उसके बाद बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा एस्करब टाइफस, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन काउज है एईएस का हिंदुस्तान में, जो एक टाइप ऑफ बग, मतलब खटमल के काटने से होता है। प्रोटोजुअल, प्रोटोजुअल में खास करके सेरेब्रल मलेरिया के कॉम्प्लिकेशन में भी एईएस हो जाया करते हैं। कुछ फंगल काउज भी है जिसकी वजह से एईएस होते हैं। सम अदर काउज है जिसमें ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया, सम केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द एईएस। लिम्बिक इंसेफेलाइटिस और लीची, इन दोनों के बारे में हम डिटेल से बताना चाहेंगे। क्योंकि लिम्बिक इंसेफेलाइटिस, जब हम यूनानी किताब का मुताला कर रहे थे, तो जो ये लिम्बिक इंसेफेलाइटिस है, ये लेसर गिस्ट से जो है इसका मुशाबिहत मिलता है। इसके साइन एंड सिम्टम सारे उससे मैच करते हैं। आगे की स्लाइड में हम उसको डिफाइन करेंगे। और लीची भी एक काउज है एईएस का। ये बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाके में जो है, जो एईएस के काउज देखे गए वो लीची की वजह से देखे गए। अब जो हिंदुस्तान में आउटब्रेक देखने को मिले हैं एईएस के, वो ये पिक्चर के थ्रू हम बता रहे हैं। ये गैंगेटिक एरिया है, मतलब गंगा नदी के आसपास के जो रीजन है वो गैंगेटिक एरिया, और कुछ साउथ इंडिया के भी कुछ एरिया है जहाँ पे एईएस देखे गए, लेकिन डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स हैं। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट आउटब्रेक हिंदुस्तान में हुए उसका डिटेल हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। चमकी बुखार जो बिहार में और गोरखपुर में हुआ, वो गोरखपुर वाला तो आमतौर से हर दूसरे तीसरे साल पे आउटब्रेक होता है। चंदीपुरा वायरस, चंदीपुरा एक गांव है महाराष्ट्र का, जहां 2003 में आउटब्रेक हुआ। वहां 329 बच्चे इन्फेक्टेड हुए और 183 बच्चों का डेथ हुआ। गुजरात में राइबो वायरस की वजह से एईएस आउटब्रेक हुआ 2004 में। और भारत में जितने भी आउटब्रेक हो रहे हैं उसमें सबसे कॉमन है जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस, जो 1975 से 95 तक यही लोग मानते रहे, जबकि और भी अदर काउज है। निफा वायरस 2018, ये केरला में देखने को मिला था 2018 में। इसके दो वजूहात बाद में निकल के आए, एक बैट और पिग। बैट मींस वही जो चमगादड़ होते हैं जो फलों को इन्फेक्ट करते हैं, और वो इन्फेक्टेड फल खाने की वजह से इंसेफेलाइटिस हुआ। और पिग मतलब पिग के जो मीट वगैरह खाने की वजह से जो हुआ, इसमें केस फैटेलिटी रेट 40 to 75% होता है निफा वायरस में। एंटेरोवायरस, ये तो पटना एम्स का एक स्टडी है जिसमें इन्होंने कहा कि एंटेरोवायरस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द एईएस। इल्यूरू आउटब्रेक, ये 2020 में हुआ। ये एक शहर है आंध्र प्रदेश के अंदर, एक गांव है इल्यूरू। यहाँ 614 बच्चे को एक साथ जो है वो इंसेफेलाइटिस हुआ। फिर जब दो स्टडी ग्रुप जो है, एक एम्स की और एक नीरी की, नीरी बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, और एम्स की, दो टीमें मिलके ये कॉजेटिव एजेंट ढूंढा, तो पता चला कि यहाँ पे एक केमिकल्स था, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एईएस। यहाँ पे कैजुअलिटी नहीं हुई, मात्र एक कैजुअलिटी हुई 614 बच्चों में। उसके अलावा जो हम आप लोगों का जहन इसकी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लीची फीवर आउटब्रेक 2019। इससे पहले आप एक छोटा सा वीडियो है, आप इसको देख लें। जिस परिवार की बच्ची को इस बीमारी ने अपनी चपेट में लिया, उस बच्ची के परिवार वालों को ही इस बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं।
रोज बच्चे मर रहे हैं, मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 69 बच्चों की जान चली गई है। इस बीमारी के बारे में हम आपको बताते हैं। चमकी एक वायरल बीमारी है और ये मच्छरों के काटने से होता है। ज्यादा गर्मी और नमी के मौसम में ये बीमारी फैलती है। आजकल भीषण गर्मी पड़ रही है बिहार में। अप्रैल से नवंबर के बीच ये बीमारी बढ़ती है और छोटे बच्चों को अपनी चपेट में लेती है। 1 से 15 साल के बच्चों पर ज्यादा असर इस बीमारी का देखने को मिलता है। चमकी बुखार, सिरदर्द और तेज बुखार आना इसका एक लक्षण है। सिरदर्द होता है, तेज बुखार आता है, बच्चे का बेहोश हो जाना, बच्चा बेहोश भी हो जाता है, हाथ पैर में थरथराहट होना, ये भी इसका एक सिम्टम है। पूरे शरीर या किसी अंग में लकवा मार जाना चमकी बुखार का एक और लक्षण। छोटे बच्चों को ये अपनी चपेट में लेता है। हाथ पैर का अकड़ जाना इसका एक और लक्षण है। बच्चे का शारीरिक संतुलन ठीक नहीं होना, ये भी चमकी बुखार का ही लक्षण है। दिमागी बुखार भी इसे कहा जाता है। मरीज को करवट या पेट के बल लेटने दें। अगर इससे बचाव करना है तो उसके उपाय हम आपको बता रहे हैं। मरीज को करवट या पेट के बल लेटाएं, शरीर के कपड़े ढीले कर दें, खुले में बच्चे को आराम कर दें। चमकी बुखार से बचने के उपाय हम आपको बता रहे हैं। खतरनाक दिमागी बुखार बिहार में कहर बरपा रहा है और सरकार इसके आगे पूरी तरह लाचार है। जिस परिवार लीची फीवर आउटब्रेक जो है बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाके में देखने को मिला। यूं तो बिहार में ये बीमारी 1995 से है, लेकिन 2019 में मैक्सिमम डेथ 2014 में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों को अट्रैक्शन मिला वो 2019 में मिला। 872 केस रिकॉर्ड हुए 2019 में, जिसमें 176 बच्चे का जो है कैजुअलिटी हुआ। ये डेटा है 1 जून 2019 से 20 सितंबर 2019 के बीच का, जिसमें श्री कृष्ण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में अकेला एक मेडिकल कॉलेज में 85 डेथ हुआ, जबकि मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें 18 डेथ देखने को मिला। अब तक बिहार के 222 ब्लॉक में एईएस के केस देखने को मिले हैं। अगर इसके ट्रेंड को देखा जाए कि हर साल, मतलब कभी ऐसा तो नहीं कि डेथ नहीं हो रही या एईएस का केस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो नहीं, ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि 1995 टू 2021 तक जो है वो एईएस के केस हर साल कम व बेश देखने को मिले हैं। जैसे 143 डेथ इन 2014, 355 डेथ इन 2014, 2013 11 डेथ इन 2015, 4 डेथ इन 2016। ये एक ट्रेंड बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। और लीची फीवर जो हुआ उसकी वजह जो माना गया वो केमिकल्स है। जो अनराइप मतलब अधपका जो लीची होता है उसमें 2 टाइप के केमिकल्स होते हैं। एक केमिकल्स का नाम है हाइपोग्लाइसिन ए, दूसरा है एमसीपीजी, मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइलिन ग्लाइसिन। कहते हैं कि अगर कच्चा अनराइप लीची जो है, छोटा बच्चा जो मतलब कमजोर है, जिस दुबला पतला है, लो इम्यूनिटी है, अगर ये बच्चा खाली पेट में ज्यादा मिकदार की में अगर खा लेता है तो हाइपोग्लाइसीमिया काउज करता है और उसके अल्टीमेटली रिजल्ट्स में इंसेफेलाइटिस हो जाया करती है। ये एक काउज मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाके में बताया गया। जबकि और भी कई फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक ह्यूमिड क्लाइमेट्स, पुअर हाइजीन्स, इनएडुकेट हेल्दी फैसिलिटी, लैक ऑफ अवेयरनेस, और खास करके उन इलाके में ज्यादा देखा गया वहां के बच्चों में जहां के घर के आसपास जो है वो धान की खेती हो रही हो, पिग का फार्मिंग होता हो या पोल्ट्री फार्म हो। अब क्या कहते हैं, यूनानी में जब लिटरेचर की स्टडी करते हैं हम, तो हम ये मान के चलते हैं कि डायरेक्ट एईएस टर्म तो यूनानी में नहीं है, लेकिन एईएस के जो साइन एंड सिम्टम है वो हमारे यूनानी लिटरेचर में वर्मे दिमाग और सरसाम से मिलते जुलते हैं। सरसाम एक पर्शियन लफ्ज है। आमतौर से 3 किताब को हम यहाँ पे कोट करना चाहेंगे। रब्बन तबरी की की जो है किताब फिरदौसुल हिकमत, इब्ने सीना की किताब अल कानून फिल तिब, और अबू सुहेल मसीही की किताब कामिउस सना में जो वर्मे दिमाग और सरसाम के चैप्टर में साइन एंड सिम्टम मिलते हैं वो हमारे एईएस के साइन एंड सिम्टम से मैच करते हैं। इन्होंने हेल्थ के एतबार से 2 भागों में तकसीम किया है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में फेरानोतुस और फेरानोतुस खालिस को रखा है, जबकि क्रोनिक में
लेसरगिस बलगम की वजह से होने वाली इंसेफेलाइटिस है और सरसाम है, जिसको हम आज की डेट में कह सकते हैं कि ये एईएस है। जो यूनानी फिलोसफर्स ने जो कॉजेटिव एजेंट्स बताए हैं उसमें ट्रॉमा, सम टाइप ऑफ फीवर लाइक निमोनिया, टाइफाइड, एक्यूट अर्थराइटिस, इन सब के कॉम्प्लिकेशन में, जबकि ब्लड में इन्फेक्शन और अननोन एटियोलॉजी भी इन्होंने अपनी किताबों में तस्करा किया। फिरानोतुस कहते हैं गर्तबई खून की वजह से होने वाले सरसाम को, जबकि फिरानोतुस का इलाज उन्होंने बताया है कि तलयन करें, फूकना दें, लखलखा कराएं, डाइट में सिर्फ माउस शहीर दें, मुसहिल दें। फिरानोतुस खालिस बोलते हैं गैर तबई सफरा की वजह से होने वाले सरसाम को। इसका इलाज इन्होंने नतूल, पासोया, हुपना, लखलका, तबरीद रास ये सब कराने का इस्तेलाह दी। तीसरी टाइप जो क्रोनिक है, क्रोनिक में लेसरगिस का जिक्र उन्होंने किया है। लेसरगिस के बीमारी को भूलने की बीमारी भी कहते हैं। इसका तस्करा साबित बिन कुर्रा, इब्ने सराफियन और शेख इब्ने सीना ने अपनी किताबों में किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो अतिब्बाओं ने बलगम की वजह से होने वाले सरसाम को, जिसे लेसरगश कहते हैं, लेसरगश का मुसाबिह जब हम मॉडर्न लिटरेचर का स्टडी किए तो इन दोनों से मैच खाता है। ये हम आप लोगों को भी कहेंगे सर इसको आप देखें और इस पे बताएं। शेख का कॉल है कि लेसरगिस वो वर्म बलगमी को कहते हैं जो खोपड़ी में अंदर पैदा होता है। ये वर्म आमतौर से दिमाग के मजारी रास्तों में होता है, ना कि दिमागी पर्दों, दिमाग के बतून या खास दिमाग में। मतलब ये हुआ कि जो सीएसएफ फ्लूइड का जो ट्रैक है उसमें अगर वर्म हो जाए तो उसकी वजह से जो लिम्बिक इंसेफेलाइटिस होता है वो हमारे यूनानी में लेसरगिस से मुसाबिहत रखती है। अब तक जो हमने किताबों का मुताला किया उनके कंपैरिजन में हम कह सकते हैं। बाद बाकी हमारे पीजी स्कॉलर्स हैं, हमारे असातिज़ा इकराम हैं, इस पे गौर व फिक्र करें और सर हमें भी गाइड करें। यूनानी ट्रीटमेंट जो है बताया उन्होंने, डाइट, हुकना, मुंजिज और मुसिल का इस्तेमाल करके, मुकव्वियात दे करके इसको अपनी किताबों में इलाज का तरीका बताया है। जबकि एक चौथी किस्म जो है वो सौदावी है, इसको एक्यूट कंडीशन में रखा गया है। अब आते हैं कि जो एईएस है उसके बारे में मॉडर्न पैथी जो है वो क्या अब तक सोचती है, उसके बारे में थोड़ा हम रूबरू कर दें आप लोगों को। वो कहते हैं कि इसका जो साइन सिम्टम होता है कि हाई ग्रेड फीवर हो, बच्चा 1 से 15 साल का हो, वो बच्चा जो कि कल तक नॉर्मल था, रात में सही सोया था, सुबह में उठने के बाद उसमें इस टाइप की एक्टिविटी दिखे, हेडेक हो, वोमिटिंग हो, मेंटल कंफ्यूजन हो, सीजर आए, रोशनी से उसको तकलीफ हो, नेक रिजिडिटी आ जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, ड्राउजीनेस हो जाए, तो ऐसे केस को हम एईएस के में कैटेगरी में रखते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है। जब हम उसके सीएसएफ का स्टडी करते हैं तो सीएसएफ में प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ के मिलता है, प्रोटीन का कंसंट्रेशन उसमें बढ़ जाता है और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन नॉर्मल रहता है। सिर्फ लीची फीवर से होने वाले इंसेफेलाइटिस में शुगर की कंसंट्रेशन कम हो जाते हैं। स्पेसिफिक डायग्नोसिस हम बनाते हैं मॉडर्न साइंस वाले पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए या वायरल इन्फेक्शन के लिए चेक करते हैं, जबकि बैक्टीरियल और वायरल के लिए, बैक्टीरियल और फंगल के लिए कल्चर कराते हैं। एक स्टडी में ये देखते हैं कि एमआरआई की फाइंडिंग में एईएस में क्या मिलता है। तो दो जगह ज्यादा चीज मिलता है कि सीटी स्कैन और एमआरआई में थैलेमस में हाइपोटेंसिटी मिलती है जापानीज इंसेफेलाइटिस में, जबकि एईएस जो नॉन जेई की वजह से होने वाले हैं उसमें इन्फेक्शन और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में चेंजेस मिलते हैं। ये पिक्चर और ये फाइंडिंग के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हर फाइंडिंग जो कि हम पहले तस्करा कर चुके हैं, कॉजेटिव एजेंट्स जिसमें हर्पीज वायरस है, वेस्ट नाइल्स है, रेबीज है, इन सब की स्पेसिफिक फाइंडिंग जो एमआरआई में मिलती है वो इस स्लाइड के थ्रू हम समझ सकते हैं। उसके अलावा मॉडर्न वाले जापानीज इंसेफेलाइटिस का वैक्सीन है, वो कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद हम एईएस से 9 से 15 महीने के बच्चे जो 9 से 15 महीने के होते हैं तो लगते हैं, और दूसरा डोज जो है 16 से 24 महीने के आसपास लगाया जाता है।
उससे बचने का तरीका है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब साफ सुथरा पानी पिए। रात में जब बच्चा सोए तो उसे भरपेट खाना खिला के सुलाने की आदत डालनी चाहिए। घर के आसपास पिग फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए। घर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर ही इस टाइप की फार्मिंग हो, और वक्त तो वक्त इंसेक्टिसाइड का हम घर के आसपास छिड़काव करना चाहिए। ये प्रिवेंशन का तरीका मॉडर्न वाले यूज करते हैं। अब हमारा फर्स्ट कड़ी खत्म हो जाता है कि इस बीमारी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब हमारा जो सेकंड स्टेप शुरू होता है कि हम अपना साइनोप्सिस प्रेजेंटेशन करें। उसमें सबसे पहला पॉइंट है नीड ऑफ स्टडी। नीड ऑफ स्टडी की जरूरत क्यों पड़ी हमें? तो चमकी बुखार इज ए मेजर हेल्थ इशू इन द रीजन ऑफ कैंकेटिक एरिया ऑफ बिहार। द मेनली एज ग्रुप अफेक्टेड इज 1 to 15 years. It is a case of AES. The syndrome is locally famous, known as the Chamki Bukhar or Lychee fever. Chamki Bukhar is an unexplained acute neurological illness affecting children with high case fatality rate. इसमें तकरीबन 25 से 30% बच्चों की मौत हो जाती है। इसलिए हमें इस पे स्टडी करने की जरूरत है, जबकि केस फैटेलिटी रेट बहुत ही ज्यादा होती है। 2014 में तकरीबन बिहार के 355 डेथ रिकॉर्ड हुए। कितने नहीं हुए अलग बात है, जो रिकॉर्ड हुए वो 355 रिकॉर्ड हुए। 1995 से अब तक मैक्सिमम रहा 2014 में। अब तक कोई भी जो देयर इज नो कॉन्क्रीट सॉल्यूशन येट। अब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है, इस पे बहुत काम हो चुका है, लेकिन अब तक कोई इसका कॉन्क्रीट सॉल्यूशन अब तक नहीं आया है। हम चाहते हैं कि यूनानी सिस्टम भी अपना कुछ उसमें कॉन्सेप्ट लगा के इसके बारे में कुछ अपना अप्रोच दे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर थ्रू एज ए क्लासिकल टेक्स्ट। यूनानी डज नॉट, इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है यूनानी में जो एईएस टर्म यूज करते हैं किताबों में, लेकिन उसके साइन एंड सिम्टम जो हमारे वर्मे दिमाग और सरसाम में देखने को मिलते हैं, तो हम उससे कोरिलेट करेंगे। और उसके अलावा मॉडर्न में अब तक नेशनल और इंटरनेशनल तकरीबन 20 पेपर्स प्रेजेंटेशन हो चुके हैं, नेशनल जर्नल और आर्टिकल्स। इन सबको हमने इकट्ठा किया है और इन सब से भी मालूमात हासिल करेंगे इस कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टडी हुए हैं जिसमें ये बताया गया कि जो एईएस होते हैं उसमें कितनी डेथ होती है या उसकी कौन सी वजह होती है, जापानी एन्सेफेलाइटिस है या और भी क्या है। भारत में जो दूसरा सबसे ज्यादा एक स्टडी है एटियोलॉजी ऑफ एईएस इन यूपी। उत्तर प्रदेश में एक स्टडी हुआ था जिसमें पता चला कि जेई 40% काउज है, जबकि दूसरे और भी काउज है जिसमें 8% डेंगू और भी स्क्रब टाइफस इज द 38% काउज। ये सब सारे पेपर्स हैं, जनरल्स हैं, जिसमें 20 जनरल और पेपर है जिसमें डिफरेंट काउजेटिव एजेंट्स के बारे में बताया गया है। मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी रहेगा टू गैदर एंड द कंपाइल यूनानी लिटरेचर टू एड्रेस द कंप्लेंट रिजेंबलिंग चमकी बुखार, टू प्रोवाइड पॉसिबल यूनानी अप्रोच इन चमकी बुखार, टू प्रपोज पॉसिबल यूनानी एप्लीकेशन ऑफ इन द प्रिवेंशन मैनेजमेंट इन द कंट्रोल। मटेरियल एंड मेथड हम यूज करेंगे क्लासिकल बुक इन द यूनानी मेडिसिन, रिसर्च पेपर, जनरल पब्लिश्ड, इंसाइक्लोपीडिया, एपिडेमियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑफ द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। और जो हम क्वेश्चन आए एक तैयार कर रहे हैं जो 7-8 पेज का है, हम आगे की स्लाइड में बताएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा टूल्स होगा। उसका फ्रंट व्यू जो है वो क्वेश्चन आयर का वो इस तरीके से होगा, जिसमें नाम, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस तो बच्चे ही होते हैं आमतौर से, रिलीजन, और उसका मिजाज हम मुतय्यन करेंगे खास करके जो अब तक नहीं हुआ है। और यूनानी में तो ये पहला काम होगा जो हम प्रिवेलेंस उसका देखने जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी बच्चा मिलेगा वो उसका हम मिजाज मुतय्यन करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूनानी फिलोसफर्स, सिनेनमू 0 से 25 साल के बच्चों को कहते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू यूनानी फिलोसफर्स सिनेनमू को भी कैटेगराइज किया किताबुल कुलियात के पेज नंबर 39 पे। सिनेनमू को भी 5 कैटेगरी में बांटा गया है, सिने तफूलियत, सिने सबी, सिने तराआड़ा और सिने फती, गलामियत और रहमक। ये जो 5 कैटेगरी है इन्होंने सिनेनमू की, ये इसके अकॉर्डिंग भी हम मिजाज का मुतय्यन करेंगे। जो क्वेश्चन तैयार किए हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं
कि वो उसके बारे में पता करेंगे कि आपका घर जो है वो धान की खेती तो नहीं हो रही घर के आसपास, पोल्ट्री फार्म तो नहीं है घर के आसपास, लीची की फार्मिंग तो नहीं हो रही है, पिग फार्मिंग तो नहीं हो रही है, बच्चा माल न्यूट्रिएंट तो नहीं है, वैक्सीनेटेड फ्रॉम जेई है हुआ है कि नहीं हुआ है। जबकि एक और यूनानी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ असबाब सित्ता जरूरिया, इससे भी कोरिलेट करेंगे। हमारे असबाब सित्ता जरूरिया में जो 6 चीज है, हवा, माकुलो मशरूब, हरकत सुकून बदनी, हरकत सुकून नफ्सानी, नौमो यगजा, एहतबास इस्तिफ्राग। तो हवा से तो हम कोरिलेट कर ले रहे हैं, चूंकि मच्छर भी, और अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया कि बैट भी इसका जो है सो कॉजेटिव एजेंट्स है, तो ये एयर से हम कोरिलेट कर लेंगे। ड्रिंक और फूड में जैसे लीची और पिग के मीट वगैरह जो खाते हैं वो ड्रिंक से कोरिलेट हो जाएगा। हरकत सुकून बदनी में 2 तरीके से हम देखते हैं कि बच्चा 2 तरीके से होता है। एक बच्चा वो होता है जो घर में रहता है, घर से निकलता ही नहीं है, बहुत ज्यादा हेवी वेट होता है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, ऐसे बच्चों को होगा तो हम उसको कोरिलेट कर लेंगे इससे। लेकिन कुछ बच्चे होंगे तो घर पे रुकते ही नहीं, अपने गार्जियन का बात नहीं मानते, हमेशा बागीचे वगैरह में रहते हैं, तो वो उन बच्चों को ज्यादा इन्फेक्शन जो लीची फीवर उससे होने के चांसेज होते हैं, तो उससे हम कोरिलेट कर लेंगे। हम आप लोगों के सामने 3 चीज छोड़ रहे हैं जो हमको नहीं समझ में आया, आप लोग भी बता सकते हैं कि हरकत सुकून नफसानी, नौमो यगजा और एहतवास व इस्तिफराग से हम कैसे चमकी बुखार को कोरिलेट करेंगे। इन ऑल पीजी स्कॉलर्स और टीचर्स से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पे कुछ कमेंट करें। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहेगा क्वेश्चन आयर में, वो रहेगा कि इस बीमारी का हमको क्रोनोलॉजी पता करना है कि आपको बुखार कि जब आपको ये सिम्टम आया कि आप उस रात में आप खाना खा के नहीं सोए थे क्या, ये पूछना है। बुखार कब आया, उसके बाद सर में दर्द हुआ, सीजर हुआ, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी पता करनी है। क्या इस बीमारी के साथ साथ लूज मोशन थे, पेट में दर्द था, या पहला सिम्टम आपको कब अपीयर हुआ, एकदम सुबह सुबह तो नहीं हुआ। यहाँ तक कि फिर मरीज के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में भी पता करना रहेगा कि वो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कच्चा घर है, पक्का घर है, लिटरेट है, इलिटरेट है। फूड की हिस्ट्री पूछनी रहेगी, पानी का हिस्ट्री रहेगी, मतलब पानी वो लोग इन्फेक्टेड तो नहीं पी रहे हैं, कुएं से तो नहीं पी रहे हैं, और उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम अपने क्वेश्चनायर में तैयार किए हैं। जो हम फील्ड में प्रीवेलेंस देखने जाएंगे मरीज के पास तो हम ये क्वेश्चन करेंगे। स्टडी डिजाइन जो मेरा रहेगा एक्सप्लोरेटरी रहेगा, मतलब प्रीवेलेंस देखने के बाद हम अपना यूनानी कॉन्सेप्ट का अपना एजम्पशन देंगे, उन दोनों एक्सप्लोरेटरी है मेरा स्टडी डिजाइन। इसको तैयार करने के लिए डेटा हम लेंगे चमकी बुखार का, वेरीफाई करेंगे डेटा विथ सर्वे से, और कलेक्ट द डेटा फ्रॉम इंडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स जो हम इंडिकेट किए हैं, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, इन सब डिस्ट्रिक्ट में एक एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, वहां से डेटा लेंगे। दूसरा डेटा लेंगे मेडिकल कॉलेज से, जो इंडिकेटेड एईएस इंडिकेटेड हॉस्पिटल है, डीएमसीएच है, एसकेएमसीएच है, पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, केजरीवाल हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ जाके हम डेटा कलेक्ट करेंगे। और डेटा फ्रॉम, और जिन भी पेशेंट का हमको एड्रेस मिल जाएगा, जो पेशेंट ठीक होके गए होंगे, वापस गए होंगे, हम उनके डोर टू डोर भी जाएंगे और उस पेशेंट के बारे में उसकी पूरी बीमारी की क्रोनोलॉजी पता करेंगे। मेरा इस स्टडी का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 12 से 18 महीने का रहेगा, और टारगेटेड जो है कितने केस पे हम इस एक्सप्लोरेटरी स्टडी करेंगे तो वो 300। हमें इसके लिए लिटरेरी वर्क के लिए जो है वो गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना की लाइब्रेरी, खुदाबख्श लाइब्रेरी, अजमल खान तिब्बिया कॉलेज की लाइब्रेरी, मौलाना आजाद लाइब्रेरी, एनआईयूएम की लाइब्रेरी और इब्न सीना एकेडमी जाने की जरूरत पड़ सकती है। चाह रहे कुछ स्टडी मटेरियल है जो 2-3 मिनट का क्लिप है, चाहेंगे कि आप इनको देखें। The deaths due to acute encephalitis syndrome has raised to 115 in Shri Krishna Medical College and hospitals in Bihar's Muzaffarpur. After the relatives of the children have protested against the CM of the state, a litigation is filed against the state government. A public interest litigation involves a petition filed by a person or an organization with no personal interest in the litigation, and the court also accepts the litigation if it is concerned with the public in large. The litigation is always filed against the government and not against any private party. The PIL works as an effective tool towards social change or welfare. The court has also accepted the PIL and is ready to hear the plea that is demanding an urgent constitution of a medical team
for the treatment of children suffering from AES. Today's DNS will highlight the issues related to AES and will also talk about the various factors involved with the syndrome. Acute encephalitis syndrome, or AES, is also known as Chamki Bukhar in Bihar's local language. AES is not a disease. Instead, it is an umbrella term for the symptoms that indicate the inflammation of the brain. Inflammation in the brain causes irritation or swelling in the brain tissues or blood vessels. This causes muscle weakness in the brain, dizziness, or lack of coordination. Encephalitis is an acute inflammation or swelling of the brain occurring due to a viral infection or due to body's own immune system. Bihar's incident is being touted over the issue that children are getting this virus due to lychees. Why lychee is being touted has a reason. As AES is also caused by immune system, doctors are stressing on the malnourishment of the children affected by this syndrome. At this time of the year, areas like Bihar and Muzaffarpur are rich in growing lychees. A study has shown that malnourished children because raw lychees have high level of toxins like MCPG that causes pain in the brain. If taken on an empty stomach by not taking adequate carbohydrates after the consumption of lychee for a long time. So the children got affected by these toxins because they did not have a proper amount of food after they ate lychees, which decreased their glucose level in the body and got sick. Why do only malnourished children get sick due to low glucose in this case? It is because the well-nourished children have reserved glycogen, which breaks down into the body whenever there is a lack of glucose and circulates into the blood to fulfill the requirement of the glucose. Unfortunately, in Bihar, malnourished children do not have a reserved glycogen in their body and they are facing a severe breakdown. The toxins in lychee stops the natural mechanism of the body to restore the glucose level in the body, which results in the release of amino acids that are harmful to brain, and the released amino acids make the brain cells swell up, which results in coma or even death. The current situation can be controlled if the malnourished children do not eat lychee in a big amount, and whatever amount they eat, they should not go to bed on an empty stomach. But the problem here is the malnourishment in these children and cause of it. Despite a 50% increase in the GDP since 1991, India has the largest number of undernourished children. The major cause of this undernourishment in India is the economic inequality and low social status. Due to this, some portion of the large population do not get quality and quantity of food. Malnourished mothers are not able to feed their babies in a proper way. 44% of Indian children are underweight and 72% of the infants are malnourished and 52% of the married women have anemia. The government has launched numerous schemes for the nourishment of children in India, such as Integrated Child Development Scheme, ICDS, National Rural Health Mission, midday meals, etc., whereby supplementary nutrition, growth monitoring, counseling health of mother for child care, hot cooked to children attending school will be provided. But despite all of these schemes in India, children are not growing up to the expectations because the government is not spending much on the health of the people. According to the National Sample Survey Report 2016, government is spending only 1.5% of health services, whereby Britain spends 9.6%, America spends 18%. This small amount of spending on health makes India the least concerned country on the scale of health issues. इस वीडियो का मफहूम ये था कि हिंदुस्तान जो है अपने जो हेल्थ सेक्टर पे जो पैसे खर्च करती है वो कम करती है इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्री का।
बर्बे दिमाग जो गैस मलकम से हो रहा है उसको आप यहाँ कोरिलेट करेंगे? ठीक, नहीं अभी हम नहीं करने जा रहे हैं। जो स्टडी हमने किया है उसमें तकरीबन जो साइन एंड सिम्टम हमारे लेसर बुश के मिले हैं वो क्या कहते हैं उससे कोरिलेट हो रहे थे। नहीं, आप जो करना चाह रहे हैं वो मुजफ्फरपुर के आसपास करना चाह रहे हैं, जी। ज्यादातर जिसके कॉजेज जो है लीची होते हैं, ठीक है? हाँ, ये अब तक जो माना गया। आपने कहा है कि जो मेरा फोकस लीची पर है। जी 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 जी। तो क्या हम ये भी करना कि चाहेंगे कि लीची से क्यों हो रहा है? तो आपने बताया। जी जी, दो केमिकल्स है उसमें, हाइपोग्लाइसिन है और MCPG। या यूनानी सिम्टम भी उससे कुछ हो, जैसे मेरा वही तो करने जाना है, वही तो करने जाना है फील्ड में। हाँ, वही हम बता रहे थे। दूसरा ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि सारी चीजें आपने बताई हैं, फिर उस समय जो है एबीपी न्यूज या कोई भी न्यूज था, न्यूज क्लिप डालने का काम, मतलब ये करें कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग अवेयरनेस, टीवी भी दिखा रही है अवेयरनेस के लिए, और गवर्नमेंट को अलर्ट करने के लिए कि ये बहुत ही सीवियर डिजीज है, इससे बच्चों की मौत होती है, जो कि मतलब कि डेवलपिंग कंट्री के लिए हो सकता है वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो बने, वो बच्चा पहले ही मौत हो जाए। वीडियो क्लिप दिखाने का मकसद हम सिर्फ मैसेज कन्वे करना है। मतलब सोशल मीडिया भी आप अलर्ट कर रही है हम लोगों को, शायद हम लोग नहीं देख पाते हैं इसको, आप लोग भी देखें इसको, ये कह रहे हैं हम। PSM डिपार्टमेंट के हैं तो एडवर्टीजमेंट भी मेरा एक जो है सो पार्ट है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपका ये कहना है कि PG स्कॉलर्स अवेयर नहीं है, ये नहीं कहना चाह रहे हैं, फिर तो डाला है ताकि लोग अवेयर हो जाए। नहीं, मैं ऐसा, अरे वो क्लिप से ज्यादा काबिल एतबार आप हैं, उस क्लिप से ज्यादा काबिल एतबार आप हैं और आपकी स्टडी है। शुक्रिया आपका। ठीक है ना? तो वो क्लिप से ज्यादा बेहतर आप हैं, वो क्लिप यहाँ पर दिखा दीजिए। आज इसकी सारी बात मान, लेकिन अगर उसको वो मतलब कहते हैं ना कि हम लोग के रिपोज जो होता है, मतलब एकदम हटा दो, बात नोट करो। हिंदी बोल दो। थीसिस में नहीं जाएगा, ये तो प्रेजेंटेशन था ना, सिर्फ इंटरेस्टिंग करना था। साइज है, सैंपल साइज 300 है, तो आपका जो टाइम है 1 से 1.5 साल, 12 से 18 मंथ है। आप डोर टू डोर स्टडी जब करेंगे, मान लीजिए कि अगर आप गए, आपको डाटा मिला, तो वहां से डाटा मिलेगा तो आप उसके डोर टू डोर जाएंगे जी, तो इसमें टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से अगर एक दिन में अगर 2 लोगों के भी घर गए तो अगर उस हिसाब से अगर 300 केसेस देखा जाए तो ज्यादा है, सैंपल पॉसिबल नहीं दिख रहा है। नहीं, ये रेगुलर बीमारी से नहीं करना है। इनका ये कहने का मकसद है कि जो ऑलरेडी केस रिपोर्टेड हैं उनका ये डाटा लेंगे और डाटा लेके उसके घर जाएंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगे। तो एक का घर यहाँ होगा तो दूसरे का घर वहां होगा, तो एक दिन में अगर डोर टू डोर आप सर्वे जब जाएंगे तो मेरे ख्याल से एक दिन में 1 से 2 से ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको जगह पता नहीं होगी, जगह नहीं होगी, आप पूछते पूछते वहां तक पहुंचेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सैंपल साइज ज्यादा है, यहाँ तक आप नहीं सर, ये इसकी भी चेंज करना होगा, कैसे स्क्रीन स्टेशन पटना में तो केस उतना मिलेगा नहीं। वही कह रहा हूँ कि नई जगह है, आपने जगह देखा नहीं है, आप उसका घर तलाश करके जाएंगे तो एक दिन में हो सकता है कि 1 ही आप कर पाए, या हो सकता है कि एक दिन में 2 आप कर लें। मैं 3 साइट है। एक साइट तो वो है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, AES वार्ड होता है, कुछ पेशेंट हमको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे, इस मतलब जो हमारा स्टडी पीरियड है, तो कुछ पेशेंट तो हमको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे, तो वहां से हमने डेटा ले लेंगे। कुछ पेशेंट जो डिस्चार्ज होके गए होंगे और हमको वहां जाना भी है ताकि उसके कॉम्प्लिकेशन को पता करें। इसी के अकॉर्डिंग मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप डोर टू डोर जाएंगे तो यहाँ तक 300 नहीं हो पाएगा आपका डाटा। सर, तो 200 ज्यादा है ये डाटा, यहाँ तक रेगुलर नहीं सर वो उस चीज पर नहीं है। ये जो जब डोर टू डोर सर्वे करेंगे, एक दिन में 1 से ज्यादा के घर नहीं पहुंच पाएंगे। नई जगह होगी, आप पूछ के जाएंगे। की बात है, ठीक है, लेकिन अगर इनको हॉस्पिटल से डाटा मिलता है तो हॉस्पिटल में उनका मोबाइल नंबर भी मिलेगा।
ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप एकदम उनसे पहुंचे। आप ठीक है, जाहिर सी बात है जिनके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकता है। आप उनसे भी चूंकि आपको क्वेश्चन करना है, तो मिजाज वो में तो टाइप करना है ना, तो टेलीफोन से कैसे हो जाएगा? एक चीज ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्टडी जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पे अगर एईएस जो भी वहाँ पे एडमिट वहाँ पे आप टेलीफोन नंबर दे करके जब भी इस तरह का केस आए तो आपको कॉल करके बुला लिया जाए, तो आप फिर वहाँ से कर सकते हैं। आप ही बताएं सर कि कितना रखना चाहिए स्टैंडर्ड? मेरे सिर्फ हिसाब से लग रहा है 300 ज्यादा आपने लिया है, 300 नहीं हो पाएगा। इसको 200 कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एक मिनट, मान लीजिए कि अपने अप्रोच पे आप नहीं पहुंच कुछ पाते। लोगों की ड्यूटी लगी थी, 3-4 तो मेडिकल ऑफिसर है ना, आपकी मैडम लगी होगी, बताइए, आप कुछ इनपुट दीजिए। आपकी भी लगी थी फील्ड में थे ना? फील्ड में सर्वे करना, यहाँ बैठ के हम लोग इतनी आसानी से डिस्कस कर लेते हैं। फील्ड में सर्वे करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि फील्ड में हम लोगों ने खुद वर्क किया है। इस चीजों को हम बहुत आसान समझ सकते हैं। जब आप जब आप गाँव में जाएंगे ना, तो फिर बहुत तो दिक्कत वहाँ पैदल चलने की जगह नहीं होती है। ठीक है, अब आप मुद्दे पे आ जाओ। इसी वजह से बहुत मुश्किल है सिटी में दिक्कत होती है, लेकिन मुद्दे पे आ जाए, कितना सैंपल साइज होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी पे मिलते हैं, या 3-4 लोग जिनकी ड्यूटी लगी, आपकी भी लगी है, इमरान की खुद लगी है, तो आप लोग थोड़ा सा इनपुट दीजिए, कितना केस होना चाहिए हमारे पास। और सर अगर ये टीम लेकर जाए अपने साथ के साथ करनी है या अकेले करनी है, तो इसके तरह ही के साथ करनी। ये तो बात पक्का है कि केस स्कैटर्ड मिलेंगे, लेकिन सर अब देख लिया जाए, मतलब जो स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड टारगेट होना चाहिए। हिसाब से कैलकुलेट करो कि आपको वर्किंग टाइम कितना मिल रहा है, टोटल छुट्टी सब मिला के उसमें आप अपना 5-7 दिन जो CLVL का भी उसमें सब कैलकुलेट कर लो। टोटल आपको वर्किंग कितने मिल रहे हैं डेज, उसके हिसाब से आप पर डे 2 से ज्यादा नहीं रखो कैलकुलेट करके। कम होगा तो सर उधर यूपी चले जाएंगे आपके यहाँ। हम फेस कर नहीं, वो प्रॉब्लम तुमको आएगी, इसलिए मैं कह रहा था कि जो कैंडिडेट ज्यादा है प्रॉब्लम आपको होगी। समझ रहे हैं? 6 साल पहले इसी तरीके हाँ, ऐसे रेंज डाल दीजिए, हम बता रहे हैं, चूंकि हम या एक मिनिमम डाल दीजिए, मिनिमम 200, मैक्सिमम जितना मिल रहा है ऐसे। उसमें क्या हुआ था, 5-6 साल 7 साल की बात है, बैंक डायरेक्टर के यहाँ से फोन आया कि आप लोग आइए सचिव, हम और गैस और होम्योपैथिक की भी टीम थी, ये भी टीम थी। इसी पर ये हुआ कि ये आया है, हम लोगों को भी इसका सर्वे करना, पर ठीक ड्यूटी लगी। PMCH हम लोग PMCH में जो है ना, सुपरिटेंडेंट से फोन हुआ, सुपरिटेंडेंट डिमांड पर वो दिखाया केस स्टडी करने के लिए कि क्या है। फिर उसके बाद NMCH, उसके बाद ये ही हुआ कि जो है ना, जिस जगह पर जहाँ पेशेंट है वहां जाए जाने के लिए, तो उसके लिए अलग ड्यूटी का है। तो एक जगह जाने में एक जो है वहां है, तो एक वहां वही बात हुआ, वो पूरा नहीं। मिनिमम या मैक्सिमम तो मोर देन 200 कर दीजिए। आपका फील्ड का एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा है, अगर आपको लगता है कि केसेस फिजिबल है, आप कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हॉस्पिटल में लगी होगी, ना कि मतलब जहाँ पे फैला हुआ है वहाँ पे लगी होगी। फील्ड में डॉक्टर साहब ने काम किया है, थोड़ी लगी होगी, डोर फील्ड में 200 कर दीजिए ना। केस ज्यादा होना, ऐसे आप कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आप उसमें 50 करना, 100 करना बेहतर है। इसकी ड्यूटी पहले उनके इनपुट्स ले लिया जाए, बाद में तो हम लोग जो करना करेंगे। 4-5 जो मैंने मेंशन किया, ये लोग बताएं कि किस तरह से बेटर है 200 के अप्रॉक्स ड्यूटी लगती है। क्या 200 हो जाएगा 6 मंथ में? सविस्ता मैम कुछ कह रहे हैं, इन्होंने काम आप केस लोगे, जब आउटब्रेक होगा उसी टाइम आपको पकड़ा जाएगा ना, 2 सीजन पकड़ा जाएगा, 12 से 18 महीना है इनका। नहीं, सिर्फ मैक्सिमम 9 महीना कर पाएंगे फील्ड में, उसके बाद फिर थेसिस आप नहीं करेंगे, अब बाहर रहेंगे तो थेसिस कैसे करेंगे आप? टाइम से 150 क्या भाई बताओ वसीम साहब। इसका पैटर्न है, हर 4-5 साल या 6 साल पर रिपीट होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं
कम केस निकलेगा, 5-6 साल घूमेगा, उसके बाद अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। हर साल उस तरह का केस हाँ, नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा केस हर साल नहीं। शुरू के सीजन में ज्यादा केस बढ़ता है ना, वो शुरू सीजन में ज्यादा मिलता है, फिर कम होने लगता है वो। आप टारगेट तकरीबन बताइए और कितना मिल एक सकता है? सीजन एक ही मिलेगा, केस कम एक ही सीजन मिलेगा। मेथोडोलॉजी आप लोग सही से देख नहीं पाए। ये दो तरह के स्टडी है, एक तो हम लोग डेटा ले रहे हैं, उसके साथ साथ फील्ड सर्वे है। ये डू एंड सर्वे मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कम भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों 100 हो जाएगा, 100 सही है। 100 तो हो जाएगा। रेंज जनरली नहीं रखा जाता है, ठीक है, रेंज नहीं रखा जाता है, या तो अप्रॉक्स कर दीजिए या फिर टाइम बाउंड होता है। 9 महीने में जो मिल जाए 150 तो फिर 100 के या 150 कर दो, हम चुके कर चुके 300 बहुत ठीक है ज्यादा हो जाएगा। सर, अप टू 150 कर रहे हैं सर, 150 अप टू 150। 150 ठीक है। ये चारों पांचों साथ में होंगे अगर 100 ही करो इमरान, 100 कर ले, 100 सर आसानी से हो जाएगा, 150 करने में दिक्कत आएगी। फाइनेंशियल भी बहुत सपोर्ट कर वही इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहा था 150 में ज्यादा ये सर से भी डिस्कशन हुआ था और कहा भी गया था कि वहाँ डिस्कशन होगा, इसको आप रख लें। 150 का 150 मतलब मैक्सिमम 300 काफी है, लेकिन यहाँ 250 बहुत महंगा हो गया है। 150 रख सकते हैं। वहाँ का प्रेसिडेंट अब अगर और तो इसमें केजरीवाल में अच्छा काम मिल जाएगा। 100 बोलो। मिनिमम एक स्टैंडर्ड रखिए, उसमें से बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है। आप 150 रखिए अगर अच्छा, इस पे आप लोग जो फील्ड से बढ़ा सकते हैं, तो कभी अपना कोई नुस्खा इस्तेमाल किया इसमें ऐसे केस? उससे ज्यादा भी होता वो उस टाइम अपना नुस्खा नहीं इस्तेमाल की, जो ट्रेनिंग हमें दी जाती थी उस ट्रेनिंग के हिसाब से। नहीं, कभी होता है कि ऑफ द रिकॉर्ड आप कभी ऐसा करते हैं इस तरह से? नहीं, ऐसा कुछ मतलब इस टाइप का कोई पेशेंट नहीं है। जब भी पेशेंट आता है एक्यूट कंडीशन में होता है, तो उसको स्मार्ट होने का बड़ा डर लगता है। नहीं, फील्ड का सही होता है। तो सच में इसलिए कि हम लोग इस पे आप लोग जो बहुत करीब से ये फील्ड सर्वे इसलिए रखा गया है। ऐसे तो हम सिर्फ मेडिकल कॉलेज से डेटा ले लेते हैं, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से डेटा ले लेते हैं, लेकिन उसको क्रॉस वेरीफाई भी करें अपने पैटर्न। दोनों स्टडी एक साथ हो जाएगी, तो अगले साल फील्ड में करके उसको क्रॉस वेरीफाई करो, दोनों चीज एक साथ करना है। इसलिए जो हम अपने assumptions इसमें सबमिशन करेंगे, उसमें आप 4-5 लोग जो भी रहे वो थोड़ा सा कीजिएगा। एक प्रॉब्लम इसमें ये भी आ सकती है, जो करेंगे हमारा इलाज जो मतलब कि जो इलाज मेरा नहीं है, इस डिजीज से सफर जो सोसाइटी आती है, स्टेटस क्या तो वाले करें, वो बहुत लोग कोशिश नेक्स्ट स्टडी में करें हम लोग। उनसे पूछा जाएगा कि आपको फर्स्ट टाइम कब आया था, वो चीजें वो रिकॉल भी नहीं कर सकते। आउटब्रेक्स है ना, हो सकता है आने वाले 2 साल में आउटब्रेक हो ही ना। डाटा निकालेगा तो वहाँ उसके पास से बुलाने से मिलेगा ना, फर्स्ट टाइम कब आया था, तो एक अप्रॉक्स वो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एग्जैक्ट तो उधर एक कम गाइडलाइन है, कोविड से कोविड आप स्टडी में पाइलर इलाज कर रहे हैं जी। आया है तो केसेस कम रिपोर्ट हो रहा है। ये हो सकता है ध्यान भी नहीं जा रहा। रिपोर्ट भी कम हो रहा है, जैसे डेथ होती है तो रिपोर्टिंग भी तो होती है, सबका रिपोर्टिंग कहाँ होता है सब डेथ का। ये रिपोर्टेड केस का डेटा है ना, बहुत ऐसे हैं जिनका नहीं होता है। कोविड की वजह से ये भी तो मसला है, दूसरी चीज पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं लोग। जी जी इसलिए लेके अगर उस रेडियस में ज्यादा है, अक्सर मुजफ्फरपुर का ज्यादा आता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप टेम्परामेंट का असेसमेंट कर रहे हैं और आप चूंकि डाटा जो लेंगे, मान लीजिए एक बच्चे को, चलिए वो डाटा आपको मिल गया, डाटा में तो ये हो सकता है कि 3 साल पहले हुआ हो, 2 साल पहले हुआ हो, टेम्परामेंट तो आज के डेट में लेंगे हम, उसको वो कैसे मैच करेंगे? फील्ड वाला ये टेम्परामेंट उन्हीं का लिखेंगे, फील्ड के ऑब्जर्वेशन। टेम्परामेंट हाँ उस वक्त का लिखेंगे। करेंट डाटा ही है। दो तरह की स्टडी है, एक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से, दूसरा फील्ड सर्वे है, क्रॉस सेक्शन को क्रॉस एग्जामिनेशंस के लिए क्या इसमें डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, उसका सिर्फ मिला देंगे। मैंने उनका कहना है कि एक तो पेशेंट आपको करंट में कहीं जाएगा, ठीक है, करंट मिल गया एक 4 साल पहले या 5 साल पहले हुआ,
दोनों को मिजाज उसके मिजाज से तो नहीं हो पाएगा, उसकी क्रोनोलॉजी से हमको कुछ अगर यूनानी में मिल सके तो मिल जाएगा। क्रोनोलॉजी उसका मिजाज हम नहीं देख पाएंगे सर, मिजाज के लिए तो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जायज क्वेश्चन है सर, बाद बाकी गाइड करें आप जैसे कहें। यहाँ कुछ मिजाज की दोनों अथॉरिटी है यहाँ। जी सर। दोनों कुलियात वाले। वो वाला पेन निकालिएगा ना, वो असबाब सत्ता जरूरी है उसमें। अच्छा जो ऐसे प्रेजेंटेशन अच्छा है, मटेरियल भी है। जी मैम ये वाला भी बहुत करने की जरूरत है। तो आपने बताया था ना सर ये रह गया था। वजह से तो जाहिर सी बात है कि अगर इंडियन डिबेट्स के बाद 9 बजे से तो उसका रिलेशन है ना। ये बात कहाँ है? एक स्लाइड में मैंने देखा था इंडियन डिबेट्स की, और वो वीडियो में भी था। वीडियो से मेरा ताल्लुक नहीं है वीडियो से मैंने ये गलत बात है, वीडियो से ताल्लुक नहीं, जब उसने बताया गया था इंडियन डिबेट्स लीड करके, लेकिन जब हाँ मैं जवाब दे दूं उसका, जब बच्चे कम सोएंगे तो इस्तेफ्राग और एहतबास में भी चेंजेस आएगा, ये बात मानते हैं हम। तो इनएडिक्वेट स्लीप से तो है ताल्लुक, तो चलिए ठीक है आपका उसको जो है हम उसमें कंसीडर करेंगे। ये दिया गया है ना कि इनएडिक्वेट तो कोई भी डिजीज होगा। हाँ ले बता रहे हो। ये स्लाइड इसलिए दी गई है कि रेलेवेंट हम क्या कोरिलेशन बना सकते हैं। जैसे आपके यहाँ ओपीडी टिकट पे है ना, नहीं तो अगर हमने एक मिजाज वाला लिखा है, एक लिखा है तो चल रही है, तो रेलेवेंट हम क्या ऐड कर सकते हैं। सारी बीमारी इस पैटर्न में तो आनी है यूनानी कॉन्सेप्ट से, उस छवो रेलेवेंट में जरूर नहीं सब मिले ही मिले। हरकत तो सुकून अफसाने में आप ओरिएंटेशन और कॉन्शियसनेस डालेंगे ना, क्योंकि ब्रेन इफेक्ट होता है तो बच्चे थोड़ा और डिसोरिएंटेड रहते हैं, या अनकॉन्शियस आपके सिम्टम्स में लिखा है आपने, तो उसके अकॉर्डिंग आप अफसाने वाले उसमें डाल सकते हैं। हाँ वो चीज हमने कहा था कि कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जो पेरेंट्स की बात नहीं मान के हमेशा बागीचे में रहते हैं, देखना पड़ेगा ना कि वो बदनी हो जाएगा। तो सर वो नफसानी में भी है, नफ्स का भी तो मैटर है बच्चों वो को। नेचुरल सबसे लंबा की बात नहीं मानता नहीं वो बदनी में आएगा, वो अगर कोई बच्चे हैं तो वो तो हरकत करेंगे। नफसानी में सही है, पोस्ट वो डिजीज होने के बाद जो इनपुट दे रही है सही है, नफसानी वो आप ऐड ऑन कीजिए। इसमें क्या नौ मुझे से क्या